प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पे, जो कि फर्स्ट ऑफ इस काइंड है फॉर स्पेस हीटिंग। तो पहले हम यूज़ करते थे जैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम्स। उसमें हम सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल में क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे हमने देखा भी था, पहले यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता नहीं था, बहुत कम होता था। आज के डेट में वो भी बढ़ा हुआ है। और बाकी आप ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह ही हो रहा है, हम सिर्फ ले की बात नहीं हो। उसके अलावा भी जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वो जगह ऐसा है जो विंटर के टाइम पे कट ऑफ रहता है। तो फॉसिल फ्यूल्स में ये दिक्कत है कि जितना भी कट ऑफ रहते हैं हम जितने टाइम भी, उस टाइम पे हमें उससे पहले उसको स्टोर करना पड़ता है ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो और कंफर्टेबल थर्मल जो कंफर्ट मेंटेनेंस है टेम्परेचर वो हो रूम्स में। अब इसके अलावा आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि पीवी बेस्ड सिस्टम जो है वो बहुत सालों से है यहाँ पे, वो भी यूज़ करते हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। बट पीवी का दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो वो ठीक है, उसका एफिशिएंसी जो रहता है 20% के आसपास रहता है। बट हमारे केस में एक तो टेम्परेचर ठंडा है, उसके लिए दिक्कत ये हो जाता है कि स्टोरेज जैसे हम करते हैं उसमें तो बैटरीज इश्यूज आते हैं। और दूसरा है कि उसका एक तो एफिशिएंसी कम है, दूसरा आप उसको फिर से थर्मल अप्लायंसेस के लिए यूज़ करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो एफिशिएंसी और नीचे जाएगा। उस केस में आपका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और वो आप जब आप जिस चीज़ के लिए करते हैं और उसका कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होता है तो वो सूटेबल आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो इसको सोच के हमने पहले ये सोचा था कि जो सोलर वाटर हीटर में ट्यूब्स लगते हैं, पहले कंसेप्ट यही किया था कि उसको यूज़ करके टेम्परेचर मेंटेन करें कि ना करें। तो उसमें बाद में हमने जो हमारे यहाँ पे बहुत सालों से डीजल बेस्ड बॉयलर जो हीटिंग सिस्टम है वो एग्जिस्ट है करता है, तो उनसे हमने पूछा था कि क्या किस टेम्परेचर तक आप लेके जाते हो। तो उन्होंने बताया कि 60+ अगर हो जाता है, जो फ्लूइड वो लोग घुमाते हैं, तो वो उसमें सफिशेंट है। तो फिर हमने अपना ट्रायल करके सारे ये चीज़ें जो जो शक था हमें, वो शक शुबा सारा इन हाउस ट्रायल करके डेवलपमेंट से पहले ही वो फाइनल कर लिया था। एंड देन उसके बाद हमने डायरेक्टर साहब के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने एक यहाँ पे एक रूम है, 12 बाय 7 नहीं 12 बाय ऐसा कुछ है, 19 बाय 12 का रूम, 2 रूम्स है, 19 बाय 12 और 10 बाय 12 लेके चलिए। उसमें लोग रहते हैं जो आर्मी पर्सनल्स हैं, तो उनके लिए हमने हीटिंग सिस्टम एक वहाँ पे डेवलप किया था। अब मेन इशू है कि ये हीटिंग सिस्टम करता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि सोलर वाटर हीटर है, उसमें जो ट्यूब्स होते हैं ये भी उसी तरह का ट्यूब ही यूज़ करते हैं। तो जैसे ही उस पे सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करता है तो वो ट्यूब्स के अंदर एक मटेरियल होता है लो बॉइलिंग पॉइंट का, वो जैसे ही हीट थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ट्यूब से तो वो गर्म हो जाता है और उसका फेस चेंज हो जाता है, लिक्विड से वो वेपर बन जाता है और वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ऊपर चला जाता है और वो कांटेक्ट में आता है हीट ट्रांसफर फ्लूइड के। जो हमने कंसेप्ट करके कंपोजिशन को हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया था, जो जिसका हमने 60:40 रेशियो लिया था ऑर्गेनिक मिक्सचर और वाटर का, जिसका मेन फ़ायदा ये था कि वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमने 0 से -37 तक लेके गए थे। मतलब -37 के आगे जब जाएगा तब वो फ्रीज होगा, नहीं तो होगा नहीं। अगर हम पानी यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक हीट बहुत अच्छा है, वो सबसे बेटर है हीट को कंटेन करने के लिए, बट उसका दिक्कत है कि 0 पे वो फ्रीज हो जाएगा तो पूरा सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता था कि जहाँ से हीट ट्रांसफर फ्लूइड है वो फ्लो किया, ये जो कंपोजिशन वाला 60:40, उसने हीट ले लिया जो मिक्सचर जो फेस चेंज मटेरियल है ट्यूब्स के अंदर, तो ये दिन भर करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ पंप। और उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे एक टैंक्स में, इंसुलेटेड टैंक से, ताकि उस टैंक से जो हीटेड फ्लूइड है उसको हम फिर अलग लूप में घुमाते हैं रूम के अंदर, सेम सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम में जैसे होता है। तो पंप्स के थ्रू उसको घुमाया, फैन कॉइल यूनिट में क्लोज लूप में जाएगा, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जैसे फैन कॉइल यूनिट के अंदर आपका जो कॉपर पाइप है उसके अंदर ये फ्लूइड जैसे ही आता है तो वो फैन कॉइल यूनिट क्या करता है आपका, उसका फंक्शन ये है कि हवा को सर्कुलेट करना, रूम की हवा को लेगा और उसी को सर्कुलेट करके आउटलेट से छोड़ देगा। तो वो ठंडे को लेके गर्म करता रहेगा और रूम का टेम्परेचर जब तक मेंटेन नहीं होता है तब तक वो करता रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा यूज़र पे कि क्या रूम टेम्परेचर रखना चाहता है। हमारे केस में 14 से 20 था, 14 पे वो स्टार्ट होगा और हीट करना स्टार्ट करेगा सर्कुलेशन के थ्रू, और जैसे ही 20 डिग्री हो गया तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा और ये चलता रहेगा जब तक उसमें कैपेसिटी है। अब मान लीजिए अब वो 8 घंटा के आसपास ये मेंटेन कर पाता है अगर धूप अच्छी हो तो। मान लीजिए कि हमें 10 घंटा चलाना है, 12 घंटा चलाना है एक दिन में, चार्ज होगा नहीं क्योंकि धूप तो डिफिनेट टाइम के लिए है, दिन में ही है। तो उस केस में हमने एक बैकअप रखा है ऑयल टैंक।
वो ऑयल टैंक इस टैंक को गर्म करेगा। इन केस ये टैंक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाता है, जो हमने सेट किया है, हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाने के बाद ये टैंक या ये फ्लूइड गर्म करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। तो उस केस में ये जो सेकेंडरी फ्लूइड है ऑयल वाला, वो पानी को गर्म करता है और ये सिस्टम ऐसे ही चलता जाता है। और अब लास्ट में देखिए, अगर मान लीजिए 2 दिन धूप नहीं है, 16 घंटा तो आपने कर लिया, पूरा सोलर बेस्ड। अभी जब तक जो मैंने बताया आपको पूरा सोलर बेस्ड है। इसका सारा पावर जो पंप, फैन कॉइल यूनिट और आपका कंट्रोल पैनल, सेंसर्स को, वो सारा एक इंटीग्रेटेड पीवी प्लांट है, उससे चलता है। और उसके अलावा आप जो मान लीजिए नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आपका ड्यूरेशन क्लाउडी डेज का प्रोलॉन्ग हो गया, 2-3 दिन नहीं है, तो उस केस में ये सारा एग्जॉस्ट हो गया, चार्ज करने के लिए आपके पास सोलर है नहीं, उस केस में हीट पंप आएगा। आपका हीट पंप सेंस करेगा और उसको सेंस करके वो इसी तरह से घुमाएगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और होता रहेगा। बट हीट पंप के साथ ये आपका ड्रॉबैक ये है कि इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, 4 किलोवाट के आसपास ये कंज्यूम करता है। तो उसके लिए आपका जो फाइनेंशियल फ्रंट पे जाए तो वो ज़्यादा किसी को लागत आएगा। तो ये आम पब्लिक के लिए या किसी के लिए देखें तो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता। बाकी ये सिस्टम हमने 2 सीज़न से देखा है, इतने टेम्परेचर में -25 में वही आपका 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री मेंटेन कर पाता है 10 to 16 घंटा के आसपास। देखिए, आम पब्लिक के लिए कॉस्ट एफिशिएंट, जैसे मैंने पहले बोला कि एक सिस्टम हमने पहले किया था जो छोटे स्केल पे किया था, जहाँ पे हम हमारे आर्मी वाले जवान रहते थे 2 रूम्स में, तो वो हमारा पड़ा था 6.5 लाख के आसपास। वो 6.5 लाख के आसपास थोड़ा महंगा पड़ा था, क्योंकि पहली बार बना रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इंक्लूड किए थे, क्योंकि हमें उसको स्टडी करना था, डाटा लेना था। तो आम पब्लिक के लिए तो ऐसा होगा कि वो एक बार स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो कॉस्ट तो नीचे आएगा, बट एग्जैक्टली कितना नीचे आएगा वो डिपेंड करेगा। वो जब हम फाइनल, जैसे किसी रूम में मान के चलिए 10 बाय 12 के रूम में हम हर एक टाइप के बिल्डिंग के लिए बोले, वो पॉसिबल नहीं है। कोई इंसुलेटेड होगा, कोई हट टाइप होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो जब तक हम स्टैंडर्डाइज नहीं करें इसको, तब तक आम पब्लिक के लिए शायद अवेलेबल नहीं होगा।